हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्ञान सागर। माई सेल्फ प्रेरणा दशरथी और आज हम लोग देखेंगे मेजर पेपर 15। ठीक है, मेजर पेपर 15 में हमारा क्या है पेपर टाइटल भाई? तो हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार। पत्रकारिता तो पढ़ना है लेकिन आपको हिंदी भाषा में पढ़ना है, इसीलिए यहाँ पे हिंदी पत्रकारिता लिखा हुआ है। ठीक है, अलग अलग भाषा का अलग अलग पत्रकारिता हो सकता है। पत्रकारिता आखिर होता क्या है? तो ये उस प्रोसेस को कहा जाता है। किस प्रोसेस को? जब हम क्या करते हैं, सूचना, अपने विचार को सबको इकट्ठा करते हैं फिर लोगों तक पहुँचाते हैं। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? पत्रकारिता बोला जाता है। ठीक है, पत्रकारिता आखिर क्यों ये सब ज़रूरी भाई? तो हमारे ये में क्या अवेयरनेस फैलाने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए, समाज में सुधार लाने के लिए, है कि नहीं? बहुत सारा इसका उद्देश्य हो सकता है। उसके बाद जनसंचार लिखा हुआ है, तो जनसंचार का मतलब, संचार का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है। जन मतलब मास, एक बड़े लेवल पे। ठीक है, बड़े लेवल पे संचार कैसे होता है? तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन को, थॉट्स को, आइडियाज़ को इकट्ठा करते हैं, उसके बाद हम लोगों तक पहुंचाते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? टेलीविज़न हो जाएगा, समाचार पत्र हो जाएगा, है कि नहीं? चलिए अब हम देखेंगे इसमें कौन कौन सा यूनिट है भाई। तो यूनिट 1 में आपको क्या पढ़ना है? हिंदी पत्रकारिता, परिभाषा, क्षेत्र, उद्देश्य, हिंदी पत्रकारिता का उद्भव और विकास। ठीक है, जो आपको भारत हिंदू युग से भी नाम से जाना जाता था जब इसका विकास हुआ। ठीक है, इकाई 2 में क्या है? जनसंचार। इकाई 1 में आपको हिंदी पत्रकारिता के पढ़ना है और इकाई 2 में आपको जनसंचार के बारे में पढ़ना है। इसका भी क्या पढ़ना है? परिभाषा पढ़ेंगे, स्वरूप पढ़ेंगे, उद्देश्य पढ़ेंगे और कौन सा माध्यम लिखा हुआ है? श्रव्य। ठीक है, श्रव्य माध्यम मतलब सुनने का, दृश्य देखने का, कंप्यूटर एवं इंटरनेट का सामान्य परिचय एवं उपयोगिता। चलिए, तो हमारा 1 में क्या है? हिंदी पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं? तो हिंदी भाषा में समाचारों, विचारों के संप्रेषण की प्रक्रिया को हिंदी पत्रकारिता कहते हैं। ठीक है, हिंदी भाषा में इंफॉर्मेशन का, थॉट्स का के संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन, संचार बोल सकते हैं। ठीक है, कि प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हिंदी पत्रकारिता कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए 2 नंबर, पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई? तो जनता को सत्य बताना निष्पक्षता से, कि क्या सही है क्या गलत है, जो सत्य है उसी को पहले बताना। ठीक है, किसी का पक्षपात नहीं करना। आपका रिलेटिव है तो आप उस मुद्दा को छुपाइएगा तो ये सब क्या होगा? पक्षपात हो गया। तो आपको निष्पक्ष होना पड़ेगा। और विश्वसनीय सूचना प्रदान करना। आजकल तो अधिक से अधिक क्या आता है? फेक न्यूज़ आता है कि नहीं? तो ऐसा नहीं करना है इसमें। इसका उद्देश्य क्या होता है? जनता को सत्य बताना निष्पक्ष भाव से और विश्वसनीय सूचना प्रदान करना। ठीक है, आजकल तो मीडिया क्या हो गया? गोदी मीडिया हम लोग बोलते हैं कि नहीं? 3, हिंदी पत्रकारिता का प्रारंभ किस युग में से माना जाता है? तो भारतेंदु युग। ठीक है, एटीन 67 टू 1888। ठीक है, भारतेंदु युग। ओके, और इसको स्वर्णिम युग या आधुनिक युग भी माना गया है पत्रकारिता का। ठीक है, याद रहेगा। चलिए 3rd नंबर, 4th नंबर, भारतेंदु हरिश्चंद्र को किस रूप में माना जाता है? तो किस युग में, किस रूप में माना जाता है? तो हिंदी पत्रकारिता का प्रवर्तक के रूप में माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। ठीक है, 5 नंबर, हिंदी पत्रकारिता का पहला पत्र कौन सा था? तो हम लोग सबको पता है, उदंत मार्तंड। ओके, 6 नंबर, हिंदी पत्रकारिता का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? तो समाचार संप्रेषण। ठीक है, 7, पत्रकारिता का सामाजिक उद्देश्य क्या है? तो इसका सामाजिक उद्देश्य क्या है? कि समाज को जागरूक बनाना, अवेयरनेस फैलाना। ठीक है, 8 नंबर, स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी पत्रकारिता की क्या भूमिका रही है? अब बोलिएगा क्या आंदोलन में पेन का क्या, पेन और कॉपी का क्या इसमें ये है चाहिए? तो ये सब क्या कर रहा था तब? उस टाइम चेतना जागृत कर रहा था, है कि नहीं? राष्ट्र चेतना का प्रचार प्रसार। ओके, 9th नंबर, हिंदी पत्रकारिता का विकास किस सदी में तीव्र हुआ? तो 20वीं सदी में।
ठीक है। 10 हिंदी पत्रकारिता का वर्तमान स्वरूप कैसा है, तो आधुनिक और डिजिटल तकनीक से युक्त, ठीक है, मॉडर्न एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी। ओके, अब हम लोग जनसंचार के बारे में पढ़ेंगे। जनसंचार क्या है, तो जनसंचार जनता तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया को जनसंचार कहते हैं, ठीक है। जनता तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया को जनसंचार कहते हैं। ये ओनली सूचना नहीं हो सकता, विचार हो सकता है कि नहीं। जनसंचार का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो व्यापक जनसमूह तक सूचना का प्रसार, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंच सके, उसी को जनसंचार का वही मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। चलिए, श्रव्य माध्यम का एक उदाहरण दीजिए। तो श्रव्य माध्यम का उदाहरण क्या हो सकता है, रेडियो। ओके, दृश्य माध्यम का क्या है, टेलीविज़न, ठीक है। उसके बाद जनसंचार का स्वरूप कैसा होना चाहिए, तो व्यापक और सार्वजनिक। 6 पे है आपका, कंप्यूटर का उपयोग जनसंचार में क्यों होता है, तो सूचना संग्रह और प्रसारण के लिए। सूचना को क्या करेगा, पहले कलेक्ट करेगा, उसके बाद प्रसार करेगा उसका, ठीक है। 7 नंबर पे आपका, इंटरनेट का मुख्य लाभ क्या है, तो त्वरित सूचना उपलब्धता। 8 नंबर, जनसंचार में सोशल मीडिया का क्या महत्व है, तो तेज और व्यापक संप्रेषण, तेजी से कुछ भी फैल जाता है, जिसको हम लोग वायरल बोलते हैं ना। 9 नंबर पे आपका, जनसंचार का शैक्षिक उद्देश्य क्या है, तो ज्ञान और शिक्षा का प्रचार प्रसार, ठीक है, ज्ञान और शिक्षा का प्रचार प्रसार। 10 नंबर में, आधुनिक संचार का मुख्य साधन कौन सा है, तो इंटरनेट। ओके, अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। इससे पहले आप सुनिए कि ये PDF आपको ज्ञान सागर में मिलेगा जस्ट ओनली 60 रुपीज़ में, ठीक है, अप टू सेमेस्टर 8 तक, तो आराम से आप लेके पढ़ सकते हो, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, और एक चीज़ गाइस, इस चैनल को थोड़ा सा फॉलो कर दीजिएगा, ठीक है। ओके, आर्मिस वाई प्रियंका, ठीक है, इसको थोड़ा सा आप फॉलो कर दीजिएगा। चलिए, हिंदी पत्रकारिता की परिभाषा एवं उसके प्रमुख उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। हिंदी पत्रकारिता का क्या परिभाषा है और उसके मुख्य उद्देश्य को हम लोग अभी देखेंगे। तो चलिए, हिंदी पत्रकारिता से आशय है हिंदी भाषा के माध्यम से समाचार, विचार और जनहित से जुड़ी सूचनाओं के संप्रेषण से, ठीक है। क्या है, हिंदी पत्रकारिता का आदि आश्रय किससे है, कि हम लोग का वो भाषा किस में रहेगा, हिंदी में रहेगा, पहला बात। उसके बाद क्या होगा, हिंदी भाषा के माध्यम से हम समाचार को, विचार को और जनहित से जुड़ी सूचनाओं को, जो भी उसके लिए सही है गलत है, इसको हम लोग क्या करते हैं, बताते हैं, हम लोग को जागरूक करते हैं। यह केवल सूचना देने का कार्य नहीं करती है, बल्कि समाज को दिशा देने वाली संस्था के रूप में भी कार्य करती है। हमें बस इंफॉर्मेशन नहीं देती है, हमें डायरेक्शन भी देती है कि नहीं। हिंदी पत्रकारिता का सबसे प्रमुख उद्देश्य सत्य, निष्पक्षता, विश्वसनीय सूचना जनता तक पहुंचाना है। क्या होना चाहिए, कि सत्य होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए और विश्वसनीय सूचना होना चाहिए। ये भी नहीं कि हम कुछ भी उठा के वो लोग को बता दिए, जिससे नागरिक सही निर्णय ले सके। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जहां लगभग 44% जनसंख्या हिंदी भाषी है, वही हिंदी पत्रकारिता लोकतंत्र को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका दूसरा उद्देश्य सामाजिक जागरूकता पैदा करना है। इसको क्या, सोशल अवेयरनेस फैलाना है, ठीक है। जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को सामने लाना है। इसके अतिरिक्त हिंदी पत्रकारिता जनमत निर्माण का कार्य भी करती है, जिससे सरकार की नीतियों पर सार्वजनिक विमर्श संभव हो पाता है। इस प्रकार हिंदी पत्रकारिता सूचना, शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम है। आज दिल्ली में क्या हो रहा है, ठीक है, ये हम लोग को
1 मिनट में पता चल जाता है। किसका कितना वोट है ये 1 मिनट में पता चल जाता है। हम लोग इतना कैसे जुड़े हुए हैं, तो पत्रकारिता के माध्यम से जुड़े हुए हैं, है कि नहीं। इससे हमें क्या लगता है कि हाँ भाई हम लोग भी एक दूसरे से निकट में ही है। ज़्यादा लगता है आपको सुबह ही आपके घर आ जाता है कि क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या सही है। न्यूज़पेपर के माध्यम से हम लोग को बहुत सारे हॉस्पिटल के बारे में पता चलता है, क्या क्या भ्रष्टाचार हो रहा है उसके बारे में पता चलता है, पर्यावरण में क्या क्या हो रहा है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया है कितना, तो सब हमें कैसे पता चलता है इन्फॉर्मेशन से, जो हमें कोई दूसरा कोई पहुंचाता है। तो ये क्या करता है, एक सामाजिक जागरूकता फैला रही है ना। नहीं तो अगर ये सब नहीं होता तो बस हम लोग खाते पीते सोते, पता ही नहीं चलता कि देश विदेश में हो क्या रहा है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र का वर्णन कीजिए। तो इसका कौन कौन से क्षेत्र हैं भाई, तो देखिए हिंदी पत्रकारिता अत्यंत व्यापक और विविधतापूर्ण है। प्रारंभ में इसका क्षेत्र केवल समाचार पत्रों पत्रिकाओं तक सीमित था। प्रारंभ में कैसा था, खाली समाचार पत्र था और पत्रिका थी, ठीक है। लेकिन वर्तमान समय में इसका विस्तार अनेक माध्यमों तक हो चुका है। समाचार पत्र, साप्ताहिक, मासिक पत्रिकाएं हिंदी पत्रकारिता का पारंपरिक क्षेत्र है, जिनकी पाठक संख्या आज भी करोड़ों में है। देखते थे कभी कभी एक छोटा सा आता था पेपर के अंदर, छोटा पेपर। भारत में प्रकाशित सेठ समाचार पत्रों में हिंदी समाचार पत्रों की संख्या सबसे अधिक है, जो इसके व्यापक पहुंच को दर्शाती है। इसके अतिरिक्त रेडियो, टेलीविज़न, डिजिटल मीडिया ने हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र को और भी विस्तृत किया है। पहले तो था ही, लेकिन जब से क्या हुआ, टेलीविज़न, डिजिटल ये सब क्या किया, और भी ज़्यादा हिंदी पत्रकारिता को क्या कर दिया, बढ़ा दिया है, ठीक है। आज न्यूज़ चैनल्स 24/7 समाचार प्रसारित कर रहे हैं और इंटरनेट के माध्यम से समाचार सेकंडों में हमारे तक पहुंच जाता है। इस प्रकार हिंदी पत्रकारिता का क्षेत्र प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, हिंदी पत्रकारिता के उद्भव और एवं प्रारंभिक विकास पर संक्षिप्त विवेचन कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो चलिए, हिंदी पत्रकारिता का उद्भव 19वीं शताब्दी में हुआ, ठीक है, जब भारत के समाज में सामाजिक और राजनीतिक चेतना का विकास होने लगा। जब हमारे क्या हुआ, सोशल और पॉलिटिकल दोनों चेतना क्या होने लगा, डेवलप होने लगा। सन 1826 में प्रकाशित उदंत मार्तंड को हिंदी का पहला समाचार पत्र माना जाता है। प्रारंभिक दौर पर हिंदी पत्रकारिता का उद्देश्य अंग्रेजी शासन की नीतियों की आलोचना और जन जागरण था। पहले क्या करते थे, हम छापते थे और हमेशा क्या अंग्रेजी शासन और उसकी नीतियों की आलोचना ही करते थे और जनता को जगाते थे, उठो जागो लड़ो, है कि नहीं। इस काल में पत्रकारिता सीमित संसाधनों और कठिन परिस्थितियों में विकसित हुई। धीरे धीरे भारतेंदु युग में हिंदी पत्रकारिता को वैचारिक दिशा मिली और भाषा अधिक परिष्कृत हुई। उस समय प्रकाशित पत्र पत्रिकाओं ने सामाजिक सुधार, राष्ट्र चेतना और सांस्कृतिक पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रकार हिंदी पत्रकारिता का प्रारंभिक विकास संघर्ष, जन चेतना और राष्ट्रीय भावना से जुड़ा हुआ रहा है। आपको याद हुआ, एक मूवी था, नाम नहीं याद हो रहा है, उसमें क्या होता था, जहाँ पे पत्रकारिता होता था, वहाँ जहाँ छपता था वो सबको आग लगा दिया जाता था, ताकि ये लोग क्या करें, वो लोग पहुंचा ही ना सके उसके बारे में, खाली बढ़िया बढ़िया लिखे, थोड़ा सा भी उसका आलोचना करता था तो क्या करता था, उसके काम को ही बंद कर देता था, है ना। भारतेंदु युग में हिंदी पत्रकारिता का योगदान और मूल्यांकन कीजिए। तो क्या इनका रहा है, चलिए देखते हैं। भारतेंदु युग हिंदी पत्रकारिता के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ माना गया है, तभी उसको भारतेंदु युग का नाम दिया होगा, ऐसे ही तो नहीं दिया होगा, है कि नहीं। इस युग में हिंदी पत्रकारिता को साहित्यिक और वैचारिक मजबूती मिली। इनको क्या मिला, साहित्यिक, ठीक है, और वैचारिक मजबूती दोनों मिली।
भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पत्रकारिता को केवल समाचार तक सीमित न रखकर समाज सुधार और राष्ट्र चेतना का माध्यम बनाया। ये बस इंफॉर्मेशन पाने तक से नहीं लेके क्या किया, समाज को सुधारने और राष्ट्र चेतना को जागृत किया। ठीक है। इस काल में प्रकाशित पत्र पत्रिकाओं ने सामाजिक कुरीतियों, अंधविश्वास और अंग्रेजी शासन की नीतियों की आलोचना की। क्या क्या की? सामाजिक कुरीति, जो भी हमारा कुरीति है, रीति रिवाज जो रूढ़िवादिता पे है, अंधविश्वास पे और अंग्रेजी शासन की नीतियों की आलोचना की। भारतेंद्र युग की पत्रकारिता ने सरल और प्रभावशाली हिंदी भाषा को अपनाया, जिससे सामान्य जनता तक संदेश आसानी से पहुंच सका। अब पूरा कॉम्प्लेक्स कर देगा तो पढ़ नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा, तो फ़ायदा क्या होगा। तो क्या होना चाहिए? सरल होना चाहिए। आंकड़ों के अनुसार इस दौर में हिंदी पाठकों की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई, जिससे हिंदी पत्रकारिता का प्रभाव बढ़ा। इस प्रकार भारतेंदु युग ने हिंदी पत्रकारिता को वैचारिक आधार और सामाजिक उद्देश्य प्रदान किया। थोड़ा सा गाइज हम थोड़ा डाउन लग रहे होंगे आप लोग को, बट आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि जिस दिन कॉलेज रहता है ना, हालत ख़राब हो जाता है। चलिए, आधुनिक युग में हिंदी पत्रकारिता की स्थिति का संक्षिप्त विश्लेषण कीजिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है भाई? आधुनिक युग में हिंदी पत्रकारिता की स्थिति का संक्षिप्त विश्लेषण दीजिए। तो आधुनिक युग में हम देख सकते हैं कि हमारा कितना ज़्यादा वृद्धि हुआ है कि नहीं। चलिए इसको एक बार पढ़ लेते हैं। आधुनिक युग में हिंदी पत्रकारिता तकनीक विकास के कारण अत्यंत सशक्त हो गई है। आज भारत में सैकड़ों हिंदी समाचार पत्र, दर्जनों न्यूज़ चैनल और हजारों डिजिटल प्लेटफॉर्म सक्रिय है कि नहीं। समाचार पत्र कितने हैं, कितना से कितना न्यूज़ चैनल है, हजारों डिजिटल प्लेटफॉर्म है कि नहीं। डिजिटल मीडिया के आगमन से संचार की गति में और ज़्यादा क्या हुई है? वृद्धि हुई है। डिजिटल माध्यम के आगमन से संचार की गति में क्या हो गया? और भी ज़्यादा वृद्धि हुआ है। इंटरनेट और मोबाइल के कारण हिंदी पत्रकारिता तब ग्रामीण क्षेत्रों तक भी आसानी से पहुंच रही है। हाल में आंकड़ों के अनुसार भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 80 करोड़ से अधिक है। सोच रहे हैं, 80 करोड़ से अधिक है, जिसमें बड़ी संख्या हिंदी कंटेंट पढ़ने वालों की है। हालांकि आधुनिक हिंदी पत्रकारिता के सामने विश्वसनीयता, टीआरपी के दौर पर फेक न्यूज़ जैसी चुनौतियां भी है। अब जितना वृद्धि हुआ उतना ज़्यादा क्या हो रहा है? छल कपट भी हो रहा है। वो लोग टीआरपी के लिए कुछ भी कर दे रहा है कि नहीं। कुछ भी फेक न्यूज़ डाल दे रहा है, फालतू फालतू बाबा लोग को बुला ले रहा है, ये लेने लग रहा है कि नहीं। मतलब बस क्या हो जाए, वो लोग की टीआरपी बढ़े। इसके बावजूद हिंदी पत्रकारिता आज भी समाज का दर्पण और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बनी हुई है कि नहीं। लोकतंत्र का है कि नहीं। लोकतंत्र का सारा एकदम खुला ओपन कास्टिंग होता है, ताकि कोई भी चीज़ मतलब ट्रांसपेरेंसी के साथ हो। फिर भी हम लोग क्या करते हैं, समाचार पत्र हमेशा हम जब देखते हैं गोदी मीडिया क्या बोले, छोड़िए। चलिए देखिए, इकाई 2 जनसंचार। ओके, जनसंचार की परिभाषा, स्वरूप एवं उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। तो अब हम लोग जनसंचार को समझते हैं। तो जनसंचार वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी सूचना, विचार या संदेश को आधुनिक संचार माध्यमों द्वारा एक साथ विशाल जनसमूह तक पहुंचा सके। एक साथ क्या करें? एक विशाल जनसमूह तक, लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। इसके स्वरूप सार्वजनिक, व्यापक और एक तरफा या बहुतरफा हो सकता है। ये कैसा हो सकता है? एक तरफा। एक तरफा क्या होगा कि अब हम समाचार पत्र आपको मिल गया, अब पढ़ लिए, अब आप उसको अगर आपको फीडबैक देना है तो आप उसको नहीं दे पाइएगा जल्दी से। वही बहुतरफा क्या, सोशल मीडिया में तुरंत आप कमेंट करने लगते हैं, तुरंत शेयर करने लगते हैं, तो वो क्या करते हैं आप लोग, उसको टू वे हो जाता है, वो है कि नहीं। जहाँ संदेश भेजने वाले संस्थागत रूप में कार्य करता है। जनसंचार का प्रमुख उद्देश्य सूचना को त्वरित प्रसार, जन जागरूकता, शिक्षा, मनोरंजन, लोकतांत्रिक संवाद सशक्त बनाना है। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में जनसंचार सामाजिक एकता को बढ़ाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और अभी एकता बढ़ाने की जगह क्या करती है? बस हिंदू मुस्लिम करती है कि नहीं। ओपन, ठीक है।
चलिए, ठीक है। चलिए, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए चुनाव के समय जनसंचार माध्यम मतदाता जागरूकता अभियान को व्यापक स्तर पर पहुंचाते हैं। ठीक है, 98% आबादी तक पहुंचा के रखता है। देखो दूसरा ये में चले गए थे 90%, जिससे जनसंचार का प्रभाव स्पष्ट होता है। इस प्रकार जनसंचार समाज को सूचित, शिक्षित और संगठित करने में का प्रभावी माध्यम है। समझ में आया? चलिए, श्रव्य माध्यम जैसे रेडियो है तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। श्रव्य माध्यम का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके महत्व को वर्णन कीजिए। ओके, देखिए, श्रव्य माध्यम वे माध्यम है जिनमें संदेश केवल ध्वनि के माध्यम से संप्रेषित किया जाता है। रेडियो इसका प्रमुख उदाहरण है। श्रव्य माध्यम का महत्वपूर्ण तथ्य में निहित है कि ये कम लागत में व्यापक जनसमूह तक पहुंचने में सक्षम है। क्या था कि सबके घर में क्या था, टेलीविज़न नहीं था, है कि नहीं? तो ऐसे में क्या होगा कि वो लोग तो सुन ही नहीं पाएगा क्या चल रहा है देश विदेश में, है कि नहीं? और सब टीवी थोड़ी खरीद के अब देखेगा कि उन लोग के पास इतना पैसा भी नहीं था, है ना? जैसे कि हम लोग भी जानते हैं रामायण, जैसे मम्मी पापा लोग बताते हैं कि एक दिन देता था तो सब बैठ के देखते थे। दैट मीन उस टाइम भी क्या था, रेडियो का ये ज़्यादा था, है ना? यह कम लागत में व्यापक जनसमूह तक पहुंचाने में सक्षम है। भारत में रेडियो की पहुंच विशेष रूप से ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों में अत्यंत प्रभावी रही है, जहां साक्षरता का स्तर अपेक्षाकृत कम है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार ऑल इंडिया रेडियो देश की लगभग 98% आबादी तक पहुंच रखता है। देखिए कितना, 98%, समझ रहे हैं? श्रव्य माध्यम आपदा सूचना, कृषि सलाह, स्वास्थ्य जागरूकता और शिक्षा प्रचार प्रसार में भी भूमिका निभाती है। इसके अतिरिक्त रेडियो कार्यक्रम स्थानीय भाषा और बोलियों में भी प्रसारित होने के कारण लोगों से सीधा जुड़ाव स्थापित करते हैं। इस प्रकार श्रव्य माध्यम जनसंचार की रीढ़ के रूप में कार्य करता है। दूसरा देखिए, दृश्य माध्यम का हम लोग देखेंगे कि इसका क्या सामाजिक प्रभाव है। तो देखिए, दृश्य माध्यम वे माध्यम है जिनमें ध्वनि का साथ साथ दृश्य तत्वों का भी प्रयोग किया जाता है, जिसका एग्जाम्पल है क्या, टेलीविज़न, ठीक है, और सिनेमा। दृश्य माध्यम की सबसे बड़ी विशेषता इसकी प्रभावशीलता है, क्योंकि चित्र और ध्वनि का संयुक्त प्रभाव दर्शकों को गहरी छाप छोड़ जाता है। हमें सुनने से ज़्यादा जो देखते हैं हमको वो याद रहता है कि नहीं? टेलीविज़न समाचार, शैक्षिक कार्यक्रम, मनोरंजन और विज्ञापन के माध्यम से समाज को हर वर्ग तक पहुंच बनाता है। विज्ञापन मतलब एडवर्टीजमेंट, ठीक है। भारत में टेलीविज़न दर्शकों की संख्या करोड़ों में है, जिससे इसका सामाजिक प्रभाव अत्यंत व्यापक है। दृश्य माध्यम सामाजिक मुद्दों जैसे महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य अभियान, स्वच्छता कार्यक्रमों की लोकप्रिय बनाने में सहायक रहा है। हालांकि इसके नकारात्मक प्रभाव भी देखे जाते हैं, जैसे अत्यधिक मनोरंजन सामग्री का सामाजिक मूल्यों पर प्रभाव। इसके बावजूद दृश्य माध्यम जनसंचार का सबसे प्रभावशाली साधन माना गया। सबसे ज़्यादा क्या है, प्रभावशाली, और इसका कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी है, ठीक है। 4 नंबर, जनसंख्या में कंप्यूटर की क्या भूमिका है। तो चलिए देखते हैं। कंप्यूटर ने जनसंचार के स्वरूप को पूरी तरह से बदल दिया। कैसे बदल दिया? समाचार संग्रह करना, संपादन करना, भंडारण और प्रसारण में कंप्यूटर की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। प्रिंट मीडिया में डेस्कटॉप पब्लिशिंग, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में डिजिटल एडिटिंग और ऑनलाइन मीडिया कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम कंप्यूटर पर आधारित है। आज समाचार सेकंडों में तैयार होकर दुनिया भर में पहुंच जाता है, जिसका श्रेय कंप्यूटर तकनीक को जाता है ना। आंकड़ों के अनुसार भारत में डिजिटल न्यूज़ रूम्स की संख्या लगातार बढ़ रही है, जहां अधिकांश कार्य कंप्यूटर पर आधारित हैं। इसके अलावा डेटा जर्नलिज्म और मल्टीमीडिया रिपोर्टिंग जैसी नई विधाएं भी कंप्यूटर के कारण संभव हुई है। इस प्रकार कंप्यूटर ने जनसंचार को अधिक तेज और सटीक प्रभावी बनाया है। इसके कारण हम लोगों को क्या सेकेंडों में मिल जाता है। ये थोड़ा स्कोप को भी बढ़ा दिया है, एडिटिंग के लिए काम आता है ना। इंटरनेट की उपयोगिता एवं जनसंचार पर उसके प्रभाव का विवेचन कीजिए। अब इंटरनेट ही नहीं रहेगा तो हमारा क्या होगा।
आंसर देखिए, इंटरनेट आधुनिक जनसंचार का सबसे सशक्त माध्यम बन चुका है। इसके माध्यम से सूचना का आदान प्रदान वास्तविक समय में संभव हो गया है। वेबसाइट, सोशल मीडिया, ब्लॉग, ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल इंटरनेट आधारित जनसंचार के प्रमुख साधन है। आपको डेटा के कारण ही ना आपको तुरंत पहुंच रहा है, हाँ, वहाँ पे घटित हो रहा है, जस्ट 5 मिनट में आपके पास पहुंच रहा है। तो बिकॉज ऑफ व्हाट? डेटा, इंटरनेट। भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 80 करोड़ से अधिक बताई जाती है, जिसमें बड़ी संख्या हिंदी भाषा की सामग्री का उपयोग करती है। इंटरनेट ने जनसंचार को दिशात्मक बना दिया है, जहां पाठक या दर्शक तुरंत प्रतिक्रिया दे सकते हैं, यानी फीडबैक दे सकते हैं, रिस्पॉन्स दे सकते हैं। इसके साथ इंटरनेट ने नागरिक पत्रकारिता और सोशल मीडिया अभियानों को बढ़ावा दिया। हालांकि फेक न्यूज़, सूचना की विश्वसनीयता जैसी चुनौतियां भी सामने आई है। अब इतना इजी हो गया तो क्या हुआ, फेक न्यूज़, ये आज मर गया तुरंत लगा देता है स्टेटस वो लोग, जबकि ऐसा होता नहीं। मतलब फेक न्यूज़ और विश्वसनीयता कम हो गई है। हम लोग तुरंत इंस्टा पे देखते हैं, लेकिन तुरंत विश्वास करते हैं? नहीं विश्वास करते। गूगल पे तो और ज़्यादा फेक आता है, आप देखोगे तो और उल्टा पुल्टा दिखाता है। चलिए, इकाई 1, इसमें कुछ वही सब क्वेश्चन है, बस थोड़ा लॉन्ग है तो इसका क्वेश्चन पढ़ देते हैं। हिंदी पत्रकारिता की परिभाषा स्पष्ट करते हुए उसके क्षेत्र, उद्देश्य एवं सामाजिक भूमिका को विस्तृत कीजिए। तो क्या है पत्रकारिता, उसके क्षेत्र क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, उसके सामाजिक भूमिका क्या है, तो ये सब आपको लिखना है, ठीक है। जागरण के लिए है, जनहित के लिए, आपको सब लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, हिंदी पत्रकारिता के उद्भव एवं विकास का भारतेंदु युग से आधुनिक काल तक विस्तृत वर्णन कीजिए। इसका हम लोग लॉन्ग वाला भी कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा इम्पोर्टेंट है ना, ठीक है। हिंदी पत्रकारिता के उद्भव एवं विकास का भारतेंदु युग से आधुनिक काल से विस्तृत वर्णन कीजिए, ठीक है। तो क्या हिंदी पत्रकारिता का उद्भव 19वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ, जब भारत में सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक चेतना जागृत होने लगी। सन 1826 में प्रकाशित उदंत मार्तंड को हिंदी का प्रथम समाचार पत्र माना जाता है। प्रारंभिक हिंदी पत्रकारिता का उद्देश्य अंग्रेजी शासन की नीतियों की आलोचना और जन जागरण करना था। स्टार्टिंग में क्या था, बस अंग्रेजी शासन का, उसमें हम लोग क्या करते थे, उसकी पॉलिसीज़ की आलोचना करते थे और जनता को जागृत करते थे। यह दौर संघर्षपूर्ण था क्योंकि संसाधनों की कमी और सरकारी प्रतिबंधों के बीच पत्रकारिता का विकास हुआ। देखिए, भारतेंदु युग हिंदी पत्रकारिता के विकास में मील का पत्थर माना जाता है। किसका पत्थर? मील का पत्थर माना जाता है। इस युग में हिंदी पत्रकारिता वैचारिक स्पष्टता, साहित्यिक समृद्धि मिली। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पत्रकारिता को समाज सुधार, राष्ट्र चेतना और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का माध्यम बनाया। इन्होंने क्या किया, बस समाचार को इधर उधर नहीं किया, क्या किया, तो एक जागरण किया जनता का, है ना, जागरूक किया जनता को। इसके बाद द्विवेदी युग और स्वतंत्रता आंदोलन काल में हिंदी पत्रकारिता अधिक सशक्त हुई। इस दौर में पत्रकारिता ने राष्ट्रीय आंदोलन को गति दी और जनता को राजनीतिक रूप से जागरूक किया। अनेक पत्र पत्रिकाएं स्वतंत्रता संग्राम का वैचारिक आधार बनी। स्वतंत्रता का बाद क्या हुआ, देखिए, स्वतंत्रता के बाद हिंदी पत्रकारिता का तीव्र विकास हुआ। प्रिंट मीडिया के साथ साथ रेडियो, टेलीविज़न का विस्तार हुआ। आधुनिक काल में डिजिटल क्रांति ने हिंदी पत्रकारिता को वैश्विक मंच प्रदान किया। आज हिंदी पत्रकारिता तकनीक संपन्न, तेज और प्रभावशाली बन चुकी है। हालांकि इससे सामने व्यवसायीकरण और विश्वसनीयता जैसी चुनौतियां भी हुई है। लोग इसको क्या मानने लगे, बिजनेस मानने लगे, जबकि पहले क्या था, लोगों को जागृत अभी भी है, लेकिन कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। थर्ड में क्या है, स्वतंत्रता आंदोलन एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था में हिंदी पत्रकारिता की भूमिका का समालोचनात्मक अध्ययन कीजिए। तो वही आपको बताना है कि लोगों को क्या, कि राष्ट्र चेतना जागृत की, उसके बाद लोकतंत्र में ट्रांसपेरेंसी लाया गया इसी के ये थ्रू, है ना, ये सब लिखना है आपको। अब जनसंचार का देखिए, जनसंचार की परिभाषा स्पष्ट करते हुए उसके स्वरूप, उद्देश्य एवं सामाजिक लोकतांत्रिक महत्व का विस्तृत विवेचन कीजिए।
तो हमारा मास कम्युनिकेशन का परिभाषा दीजिए और वो सामाजिक उद्देश्य और उसका लोकतांत्रिक उद्देश्य पे भी आपको बात करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, श्रव्य माध्यम एवं दृश्य माध्यम की अवधारणा स्पष्ट करते हुए जनसंचार में उनकी भूमिका और तुलनात्मक विश्लेषणात्मक अध्ययन कीजिए। तो दोनों आंसर आप जो पढ़े उसी को मिला के आप दोनों का आपको मिल गया होगा, श्रव्य माध्यम और दृश्य माध्यम में क्या डिफरेंस है, क्यों पहले श्रव्य माध्यम ज़्यादा था, दृश्य माध्यम बाद में ये हुआ, विकास हुआ इसका, तो ये सब आपको लिखना है। ठीक है। थर्ड है, जनसंचार में कंप्यूटर एवं इंटरनेट की भूमिका का विस्तृत विवेचन करते हुए उनके प्रभाव और चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। ठीक है, ऐप खरीदना है आप लोग 60 रुपीज़ में खरीदो यार। ठीक है, अप टू सेमेस्टर 8 तक आपको मिलेगा, जहाँ पे अभी तक कितने 5000 बच्चे जुड़ चुके हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।